अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम पिछले तमाम प्रोग्रामों से मुनफरद करने वाले हैं। और क्योंकि हमने कभी भी पपीते के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया था, पपीता वो भी सराइकी वसेब में, बहावलपुर में। आज मैं पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ पपीते के बाग में और जो पपीते का फल माशाल्लाह ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह पूरा फील्ड इसी तरह के फल से भरा हुआ है और ये बहावलपुर में हो रहा है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि बहावलपुर में भी पपीता हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको पपीते की फार्मिंग के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होंगे और जो लोग इसको काश्त कर रहे हैं उनका तजर्बा आपसे शेयर करेंगे कि वो कैसे काश्त कर रहे हैं, कितने अखराजात हैं, ज़मीन का इंतखाब कैसे करना है, इसके पौधे कहाँ से मिलते हैं, पनीरी है, इसका बीज है, क्या है, एक पौधे के ऊपर कितना पपीता जो है वो लगता है और कितना औसत इसकी उम्र है, कितना अरसा ये फल देता रहता है, इसके अखराजात कितने हैं और इसकी आमदनी जो है वो कितनी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कौन सी बीमारी इसको इफ़ेक्ट कर सकती है, मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है पपीते की फार्मिंग के लिए और कारोबार और मुनाफा बख्श कारोबार इसको कैसे बनाना है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करना है। हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त हैं राय असद रसूल साहब, उनके हम बाग में अभी पहुँचे हैं। ये डेरा बक्खा का इलाका है, बहावलपुर के से जब आप हासिलपुर की तरफ जाते हैं तो आगे को 10 से 12-15 किलोमीटर के फासले पे डेरा बक्खा का इलाका है। वहाँ पर ये पपीते का बाग है और बहुत लेविश किस्म का फल लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत प्रोडक्टिव बाग है। इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो हम आपसे शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं इस बाग के ऑनर राय असद रसूल साहब। आप चेयरमैन भी हैं यूनियन कौंसल डेरा बक्खा के और हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त हैं, बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं और इसलिए अपनी फार्मिंग को बहुत डिफरेंट अंदाज में करते हैं। असद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि बहावलपुर में और आपसे बड़ा कई सालों का ताल्लुक़ है और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि पपीते का बाग यहाँ पर आपका है और यहाँ पर पपीता हो सकता है। कहाँ से आइडिया आया, कैसे आया आइडिया ये कि बहावलपुर में पपीता हो सकता है? ताइवान से सीड आता है, आप खुद भी यानी कि पनीरी तैयार करके फील्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप इसको लगाने का सोच रहे थे तो सोचा कैसे कि मतलब ये यहाँ हो सकता है? बेसिकली हमारे बहुत मोहतरम दोस्त थे चौधरी खालिद हंजरा साहब, तो उन्होंने मोटिवेट किया मुझे पपीता लगाने के लिए। अच्छा। तो उनकी मोटिवेशन बेसिकली अगर मैं कहूँ कि सिर्फ उनकी ही मोटिवेशन थी क्योंकि वो एग्रेरियन थे बेसिकली, उन्होंने मोटिवेट किया इस तरफ और मैं आया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है बाग। अच्छा जी। तो इस बाग को लगाने से पहले आपने कुछ बाग विजिट भी किए कि देखें, जायज़ा लें, मतलब कैसे कामयाबी की रेशो क्या है? 2-3 बागात इस तरह विजिट किए थे, तो उन लोगों के साथ डिस्कशन भी हुई, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली वहाँ से और पनीरी वहाँ से ली मैंने। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर गाइड किया जितना भी, यानी कि जाहिर सी बात है अकले कुल तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया और हमें पनीरी भी मुझे दी। तो 60 to 70 रुपीज़ पर प्लांट मुझे पड़ी वहाँ पे। अच्छा, तो ये जी पनीरी के हवाले से जो राय साहब ने बात की है कि उन्होंने पनीरी भी दी और हम अभी चलते हैं। ये एक अच्छा सा पौधा है यहाँ पे जो आपके साथ ये पौधा हमें नज़र आ रहा है, माशाल्लाह अच्छी फ्रूटिंग के ऊपर है। तो कितने पौधे आपने 1 एकड़ में लगाए? जी, बेसिकली 2.5 एकड़ का बाग है मेरा, तो इसमें हमने लगाए थे कोई 2100 पौधा। अच्छा, 2120 पौधा था टोटल प्लांट्स जो, तो उसमें से कुछ डैमेज हुए, जाहिर सी बात है पहले एक्सपीरियंस था तो लर्निंग हुई हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी सारे यानी कि इस वक्त पौधे जो हैं वो सर्वाइव कर गए और फ्रूटिंग पे हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, ये कब लगाया, मतलब इसको कितना अरसा हो गया है इसको लगे हुए? ये बेसिकली 1 साल और 2 माह हो गए हैं इसको। लास्ट ईयर 2020 में मई में लगाया था, अप्रैल के एंड में। ठीक है, 26 अप्रैल को। तो 1 साल को 3 माह गलबन हो गए। तो बेसिकली वो टाइम नहीं था प्लांटेशन का, तो वो कुदरत ने साथ दिया कि मौसम अच्छा रहा लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से बेहतर रहा। और अदरवाइज बेसिकली इसको प्लांटेशन के लिए नवंबर दिसंबर में अगर किया जाए और टनल में किया जाए तो ये बेसिकली 8 माह में ये फ्रूट देता है। तो नवंबर दिसंबर का मतलब है आपको जुलाई अगस्त में आप फ्रूट ले सकते हैं, इसकी पिकिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पौधा लगाया है, पनीरी लगाई है, तो कितने अरसे में ये तैयार होकर फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है? एग्जैक्ट 8 मंथ्स बाद आप इसके फ्रूट की पिकिंग करा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये टोटल बागात में से अर्ली आउटपुट देने वाला बाग है ये। जबरदस्त।
ये जी टोटल जितने भी आप बाग लगाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो ये आउटपुट दे रहा होता है। असद भाई, जब आपने कहा कि इसकी रेशो जो थी कुछ इसमें डैमेज हुए, अगर आप इसको टाइम का ख्याल नहीं करते, मौसम का ख्याल नहीं करते, फिर कितने % आपके प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं? अगर आप इसको टाइमली चीज़ें देख कर करते हैं तो फिर कितनी सक्सेस रेशो इसकी है पौधों के तैयार होने की? बेसिकली इसका ये है कि असल तो कुदरत की तरफ से है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो, बाकी आपकी मेहनत, आपके इसके साथ केयर इसकी करना, आपका टाइम मैनेजमेंट, सारा उन चीज़ों को देखें तो मोर देन 80-85% आपकी सक्सेस रेशो है इसका। अच्छा, कि आप 80-85% प्लांट्स आपके फ्रूटिंग पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा हमारे उन नाजरीन के लिए जो इस वक्त रोही टीवी पे आपको सुन रहे हैं, ये इसका सीड भी लगाया जा सकता है या सीड से पहले आपने पनीरी बनानी है? ख़ुद भी बना सकते हैं कि पनीरी जो है वो हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी की जो पनीरी है वो स्ट्रॉबेरी हमारे भावलपुर में भी हो रहा है, मुल्तान में भी हो रहा है, सरायकी वसेब में हो रहा है स्ट्रॉबेरी का फल, लेकिन पनीरी यहाँ तैयार नहीं हो सकती उसकी, वो होती है दीर में, सवात में या चमन वाली साइड पर। तो क्या इसकी पनीरी यहाँ पर तैयार हो सकती है? एग्जैक्टली जी। इसका बेसिकली मैंने जैसे अर्ज किया पहले आपको, चिश्तिया से मैंने ली थी, तो चिश्तियाँ और हमारे क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में इतना डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, तो यहाँ पे पनीरी लगाई जा सकती है। और मैं बाकी फार्मर्स को, क्योंकि मेरा फर्दर प्लान है इसको मज़ीद यानी कि रकबे पे बढ़ाने का, तो वो खुद ही पनीरी लगाऊंगा। अच्छा, इंशाल्लाह। तो सीड मंगवा के खुद ही, तो उसमें ये समझ लें कि आपके पर प्लांट जो कॉस्ट है इनिशियल कि पनीरी लेने और खुद तैयार करने में 50% का डिफरेंस होगा। अच्छा जी, वैसे मुझे 70 रुपीज़ पड़ी, 60 पड़ी, बाद में कुछ प्लांट्स मुझे 70 में पड़े, तो वैसे आपको पड़ेगा शायद 35-40 में। अच्छा, तो ये यानी कि डिफरेंस है आपको। अच्छा, राय साहब एक चीज़ और भी कि जब आप ने इसको ये लगाया, अगर हम अब जैसे बात कर रहे हैं कि इसका एक्सपेंस जो है वो भी कम हो सकते हैं, वैरायटीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी मतलब वैरायटीज़, एक तो आप कह रहे थे किसको रेड लेडी, ये जी सुर्ख खातून कहेंगे, सुर्ख खातून रेड लेडी इसकी वैरायटी है। इसमें कुछ देसी वैरायटीज़ भी हमारी होती हैं, आपने कुछ देखा? उसमें सीड होता है, ये हाइब्रिड जो है ये सीडलेस होता है। अच्छा, इसमें सीड नहीं होगा कि इसको आप दोबारा यानी कि वो सीड काश्त करके और दोबारा पनीरी तैयार करना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हर बार नया ही यानी कि सीड लगाना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जी, रॉयल है, रॉयल सुप्रीम, और एक और वैरायटी आई थी लास्ट ईयर जो उससे 1 साल पहले, बिग डैडी, वो तो खैर कामयाब नहीं हो सकी इधर हमारे इलाके में। तो बल्कि पर पंजाब में भी जो फार्मर्स हैं जिन्होंने ग्रुप, वो अक्सर हमारा जो पपाया का ग्रुप है पपीता के हवाले से, उसमें वो डिस्कशन होती रहती है। तो बिग डैडी एक वैरायटी आई थी, वो कोई इतनी कामयाब नहीं हुई। तो सबका जो कंसेंसस है वो इस चीज़ पे है कि रेड लेडी इज़ द बेस्ट। अच्छा, रेड लेडी जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अगर हम फल की बात करें, अभी सर थोड़ा सा ऐसे करीब होइएगा ताकि ये हमें आसानी हो जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इसकी जो इसका अब जो फल है, कितना फल इसको कितने अरसे तक लगता रहता है? बेसिकली इसको सारा साल फ्रूट लगता है, सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में दिसंबर जनवरी में उसको हीट देनी पड़ती है। वो आड़ती का मंडी में जब आप मार्केट करते हैं तो वहाँ पे जो आड़ती होते हैं वो उसको हीट दे के और मार्केट करते हैं, तो 10 रुपीज़ पर कार्टन लेते हैं वो। अच्छा, तो बाकी गर्मियों में तो मोस्टली यानी कि खुद ही तैयार हो जाता है ऊपर पौधे के ऊपर ही कुदरती तौर पे। तो उसको हल्का सा येलोइश, ये जैसे आप देख रहे हैं, हाँ, ये बेसिकली अब इसको मजीद पाल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वैसे ही उतार के खाया जा सकता है। ठीक है जी, ये हल्का येलोइश जिसमें ग्रीनिश टच है अभी, उसको आप कार्टन में डाल के मिसाला लगाएं। अगर इस तरह का जो है, इसको मिसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कार्टन में डाल के अगर मार्केट भेजते हैं तो सुबह तक ये तैयार होगा। असद भाई, आप इसकी टाइमिंग के हवाले से और इसके फल के हवाले से बता रहे थे कि एक पौधा जब तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद उसकी लाइफ जो है वो कितनी है? बेसिकली ये हाइब्रिड है, तो इसको हाइट कर 3 साल तक इसको आप यानी कि रहने दें फील्ड में, उसके बाद ख़त्म कर दें, नया लगा दें। अच्छा। मेरा अपना यानी कि यही प्लान, क्योंकि उसमें हाइट इसकी ज़्यादा हो जाएगी, एक तो इसकी फ्रूट की यील्ड कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब यील्ड कम हो जाए तो फिर उसको बाग में रखना, फील्ड में नया लगाने की बजाय वही पुराने को कंटिन्यू करना, मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी नहीं होगी। अच्छा, तो एक दूसरा ये है कि हाइट ज़्यादा हो जाएगी 3 साल में। अभी जैसे मैं अर्ज कर रहा था आपको, 1 साल 3 माह हुए हैं इसको,
और इसकी हाइट आपके सामने है, मोर देन 8 और 9 फीट, यानी कि बाज़ प्लांट्स की 8-9 फुट से ज़्यादा भी है। तो जाहिर सी बात है इसने ग्रो करना है, जैसे ग्रो करेगा ऊपर फ्रूट्स लगते जाएंगे। ये जो असद साहब बात कर रहे हैं, अच्छा एक और चीज़ है कि ऊपर हम सर देख रहे हैं कि कैप्सूल टाइप लग रहे हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं, अपना फल जो है वो लग रहा है। जब ऐसे दाना इसका निकलता है, उसको जब आप कैप्सूल कह रहे होते हैं, तो फल पकने तक ये कितना टाइम लेता है? बेसिकली ये कैप्सूल जैसे आपको छोटा ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसको 120 डेज ऑलमोस्ट चाहिए। और स्टार्ट में जब फ्रूटिंग इसने बाग ने ली थी, मैंने 8 मंथ्स आपको कहे थे कि 8 माह बाद आप पिकिंग कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम है। बेसिकली 2 माह 20 दिन के अंदर अंदर इसने फ्रूटिंग ले ली थी। अच्छा, 2 माह 20 दिन शिफ्ट करने के बाद जब फील्ड में शिफ्ट किया, इसको लगाया, अच्छा। तो उसके बाद ये कैप्सूल बनना शुरू हुए। 4 माह आगे लगा लें, 6.5-7 माह में यानी कि उसका फ्रूट यानी कि पहला तैयार हो गया था। लेकिन मुझसे जो गलती हुई वो एक तो प्लांटेशन का टाइम नहीं था। तो जाहिर सी बात है इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, लर्निंग है, तो मुझे भी लर्निंग हुई बेसिकली इस बाग से। तो मैंने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इसमें जंतर लगा दिया। ये दरमियान में जो खेलियाँ हैं इन पे, ठीक है, जंतर जो घास जंतर के, उससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। ये पौधा छोटा था, बिल्कुल डेलिकेट सा था उस वक्त, तो इसको बचाने के लिए मैंने सोचा कि जंतर लगा दिया जाए। जंतर लगाया, शुरू में उसने फ़ायदा भी दिया कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी पौधे पे, बहुत ज़्यादा तपिश, तो बचत रही। लेकिन बाद में जैसे जाहिर सी बात है इसको फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ पानी तो लगाना था हमने, तो वो जंतर ने तवक्को से ज़्यादा ग्रो किया। इस वक्त जितना आप ये प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा जंतर की हाइट हो गई थी। और उस वक्त प्लांट था मेरे ख्याल में हार्डली कोई 1.5 फुट का। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि ये बताइएगा कि ये जो फल है हम देख रहे हैं कि इसका मेरे ख्याल में कोई 1.5 किलो से भी, केजी से भी ज़्यादा, ये आपको फराज थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये जो फल है माशाल्लाह इसका जो वेट है तकरीबन 1.5 केजी से ज़्यादा इसने गेन किया हुआ है। अच्छा सर भाई, ये कि फल का साइज़ बढ़ाने के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि बस ऑटोमेटिकली ये अपना वज़न गेन कर रहा होता है, साइज़ गेन कर रहा होता है? नहीं, उसमें बेसिकली ये है कि फास्फोरस तो लाजमी चीज़ है प्लांट के लिए। तो इसको बेसिकली हमने वेजिटेटिव ग्रोथ की बजाय कि फ्रूटिंग पे आए। पहले ये स्टार्ट में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर गया था, हाइट कर गया था ज़्यादा, तो फ्रूटिंग पे पहले वाली शेडिंग के बाद दोबारा नहीं आया। तो फिर हमने ज़रा इसको, गलती भी हुई हमसे कि हमने यूरिया इसको जैसे DAP फास्फोरस दे रहे थे वैसे यूरिया भी दे रहे थे, तो हमने यूरिया को स्टॉप किया फिर, क्योंकि वो तो हाइट बढ़ाने के लिए बेसिकली पौधे की। तो इसको फास्फोरस और पोटाश आपके फ्रूट में शाइनिंग लाएगा, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है कि ज़मीन से जो सब सॉइल आपके इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उनको खुराक लेने के लिए पौधे को हेल्प आउट करते हैं। जिंक, बोरान, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, तो बोरान का स्प्रे होता है इस पर। तो ये इंग्रेडिएंट यानी कि फर्टिलाइज़र में तो फास्फोरस और पोटाश ही आप समझ लें। आखिर में ये बताइएगा, मुतमईन है और इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं यहाँ सराकी बेल्ट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम अज़ कम मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो तो लर्निंग है। उसके अलावा अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो उसमें भी मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने ईद से पहले मार्केट किया, इसको गुजरांवाला भेजा था। तो बाकी लाहौर में भी कोई हुई है मेरी बात फ्रूट मंडी में, तो 1-2 आड़तियों के साथ, उन्होंने कहा जी आप हमारे पास भेज दें। तो इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है जी, आप यहाँ से कार्टन आपके यानी कि पैक करके आप भेज दें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, किसी भी मार्केट में, तो वहाँ से वो पैसे ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और प्लस ये है कि जो लास्ट टाइम मैंगो की वजह से रेट थोड़ा कम लगा, मैंने कोई थोड़े से भेजे थे उस वक्त, 40-41 कार्टन, तो वो ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल को 700 के करीब बिका है पर कार्टन। तो उसमें छोटी कैटेगरी भी थी, जैसे 1 kg से अगर कम 1 kg या उससे अबव है तो A कैटेगरी है, उससे कम है 500 ग्राम तक वो B कैटेगरी, और उससे कम है तो फिर वो जैसे C कैटेगरी, D कैटेगरी आएगी उसमें रेट आपको कम मिलेगा। बिल्कुल सही। तो जैसे आप ये देख रहे हैं 1.5-2 kg का इसका वेट इस वक्त है। तो इस तरह के जो हैं ये 1400 इवन के 2000 तक भी कार्टन चला जाता है। 2000 तक भी इसका एक कार्टन चला जाता है, और 10 kg का कार्टन है, 10 kg का एक कार्टन है। और ये अच्छा एक प्रॉफिटेबल कारोबार है, अच्छा प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। असद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हम जो मुख्तलिफ और फार्मर्स हैं उनसे बात करेंगे, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी ज़रा हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज पपीते की फार्मिंग के हवाले से और बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा किया गया है भावलपुर में पपीते की फार्मिंग और इंतहाई कामयाब फार्मिंग। अभी हमने जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा फल खाया, बहुत मीठा, बहुत डिलीशियस फल की अफादियत के हवाले से जो है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं राय नवीद आसिफ साहब, इसके ऑनर हैं बाग के। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद भाई ने नाल असां सराइकी चल वेंदे हैं ताकि जरे इत्थों सराइकी वसेब दा काश्तकार है उनको थोड़ा जिहा चीज़ां दा अंदाज़ा थी वञे। नवीद भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा फार्म बनाया हुए, मेरे ख्याल कितना तक 1.5 साल थी गए, तकरीबन 1.25 साल थी गए, 1 साल 4 महीने। पहले ब्रेक दे विच नवीद भाई असां गाल कीती है इंदे पौधे दे हवाले नाल, इंदी बाकी चीज़ां दे हवाले नाल। हुण असां अगर इको देखूं, सब तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि भावलपुर दे विच तुहाकू मतलब ख्याल किवें आया कि यार इत्थां भी पपीता थी सकदे? इतना पपीता असल जमीन को डिठा, कुछ तजर्बे भी करवाया तजजियाती तौर पर भी, महकमा ज़राअत दे भी आया बंदे, उन्होंने आखे बेहतरीन ज़मीन है, मेरा ज़मीन है पपीते वास्ते बड़ी ज़बरदस्त है। वाला सारे दोस्त हैं चिश्तियाँ वाले पास है, उन्होंने नाल भी रबता किया, उन्होंने भी आते ज़मीन का सर्वे वगैरह किया, उन्हें आखे ठीक है लाओ तुसा है उतू वाले असा कोई शौक पैदा थिया तो असा लाए से उत्थों शौक पैदा थिया। अच्छा ये से सो आओ कि जी हुण असां पपीते की गाल करूँ तो पपीते दी जरा सब तो पहले असां फट पानी की गाल कर गिनूँ कि नाजरीन आप ये देख रहे होंगे कि जो आपको पीछे बेल्ट नज़र आ रहा है, दरमियान में अच्छा खासा गैप जो है वो इन्होंने छोड़ा हुआ है और ऊपर जो खेल के ऊपर है वो पौधा, खेल दे उत्ते पौधा लगा खड़े और पानी दी नाली उनके कने साइड ते। इंदी क्या वजह? इसकी वजह है कि इधर तन्ने को पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी लग सी तो बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं, तन्ना भी खराब थी ज्यादा है, पौधा गिरन का ज्यादा खतरा है, ढावण का। अच्छा, फंगस वगैरह को लग वेंदी है, वो वजह तो पानी जरा नहीं पौधे तन्ने को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ते अगर इको तन्ने को लग दे डायरेक्ट तो बल क्या तना डैमेज थी वेंदे? तना बिल्कुल डैमेज थी वेंदे। ये भी फरमेश हो कि जिस वेले हुण फल दे उत्ते आए, फल दे आवन तो बाद इंदा जिले हुण फल चई खड़े उस वेले पानी ते खाद इस्तेमाल किवें, क्या क्या तनासुब होंदे, जरा सारे जेरे लोग देखते बैठे उन्हें को थोड़ा दस। उनका ये है कि इको पानी लेवना चाहिए, जिसले पानी पौधा दी हालत देखो कि पौधे की जरूरत है पानी दी, हूँ टाइम लाना चाहिए। एज लाइक जिसले इको चाहिए पानी हूँ टाइम लाओ, हर टाइम इको पानी नहीं लाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जिले थिवण पवन या देखो कि तुसा हुण फल लगदा पे, इको खाद दी भी जरूरत है, फास्फोरस दी, पोटाश दी, वो चीज़ां को सट्टो ते उहदे नाल बढ़ोतरी भी करे सी ते फल भी माशाअल्लाह ठीक लगदे। अच्छा जी, जिमें पानी का तनासुब दसेंदे पैन के पानी और खादा जहरी गाल है। अच्छा सर, एक बड़ी अहम चीज़ मैं जी ब्रेक जी पूछनी है कि जरा महकमा ज़राअत है, ख़ास तौर पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं तो आपको बड़ी मज़े की गाल, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मुझे अफसोस भी बहुत हुआ कि मैंने यहाँ पर भावलपुर में जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं उनसे पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि भावलपुर में कोई पपीते का बाग है? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई पपीते का बाग नहीं। हॉर्टिकल्चर के लोग कहीं आए ना, सारे को एक बारी है, वो तो बाद उन्हें तो मैं आख्या भी रबता भी कीते से, मगर उन्हें आखे कि सारे इतना है पपीते दे बारे इतना सारे को ही टाइम असल जरी पेस्टिसाइड या कोई स्प्रे वगैरह होनी चाहिए, वो मखसूस कोई का नहीं, बस असा वालो फंगस वगैरह लग दिए, फंगस के बारे को स्प्रे करे नहीं, इतना ही है। अच्छा अच्छा, ये रसे सो कि जरा एक रवैया है महकमे दा, खास तौर पर जेरे सरकारी महकमे हैं जेरे ज़राअत दी और बागबानी दी डिवेलपमेंट किते, काश्तकार दी आगाही किते बढ़ाए गए, उन्हां दा किरदार तो सारा फार्मर तुसा मुतमईन हो? मुतमईन है, मगर सारे गोल हाली तक तो आया मेरे बारे कोई कहनी आना चाहिए। वैसे आते हो चेक करें, मैं एक दो बारी ज़राअत आख्या भी है, 2 बारी बंदे एन अपना महकमा ज़राअत असिस्टेंट डायरेक्टर साहब वो भी चेक कर गए, वाल उन्होंने मेरे को फंगस के बारे दवाइयाँ वगैरह लिख दी ना, सौ भी कीतियाँ भी हैं, उन्होंने नाल कुछ फर्क पा? हाँ, बड़ा फ़र्क पा। अच्छा। जेरी उन्होंने मेरे को लिख दी रिकमेंड की ने, असा हूँ मुताबिक हूँ तरीके के बारे की से, तो माशाअल्लाह फ्रूटिंग से भी असर पे, पौधे से भी बहुत सारा असर पे, बड़ी काफ़ी सारी बढ़ोतरी थी इन्हों दी। अच्छा नवीद भाई, ये रसे सो कि एक बूटा कितने साल दी इंदी लाइफ है? इदी लाइफ तो ज़्यादा है, मगर तकरीबन 3 साल तक जी इंदी फ्रूटिंग है ना, वो बेहतरीन आप हासिल कर सकते हैं। जिमें आख्या वेंदे कि बहुत अच्छी पैदावार देंदे, 3 साल तक बहुत अच्छी पैदावार देंदे, उस तो बाद इंदा कद बहुत ज़्यादा थी वेंदे, वाले पिकिंग करने वास्ते भी मुश्किल थी है, तो पैदावार भी घट वेंदी इंदी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये रसे सो कि एक बूटा औसत कितना फल इन्हां 3 सालां दे विच कितना फल दे देंदा उसी, या असां एकड़ को देख गिनो तो कितना फल लग वेंदा उसी, क्या तनासुब तुसां किवें देखते खड़े वे?
असां अॾे ते खड़े जरा है तकरीबन अगर सही माने एकड़ पूरा तैयार थी वजे 18 तो 20 लाख रुपया पैदावार साल दे सकते। अच्छा जी ते औसत एक बूटे दे उत्ते कितना फल लग वेंदा उसी? फल औसत थोड़ी कल तो असां कीता क्या नहीं से पूरे एकड़ दी भी गिनने काउंट करे क्योंकि कहीं को ज्यादा है फल कहीं को घट है। ठीक है ते जरा मैं लगदा पे काम आदे तो जता पूरा हिके लिंग लगे ना हिके लिंग को फल को पट के ते करूँ उनका तो अपना हिसाब ला सकते। ये तो वाल जरा दाना इतों हर पौधे तो अलग अलग दाने पटने पौने तेला तैयार थी वजे पकड़ के मुताबिक होवे। ठीक है जी अच्छा बई चीज़ एक चीज़ ये भी रसीसो कि ये जरा फल है ये पूरा साल ही में लगता रहंदे और दूजा ये कि जितों सा फल पट के देवे उथा भी फल लगसी के वाल उस जगह तब्दील करेंदे। ए जितों फल पट गिनसू ना तो उत्ते फल लगसी वाल उथा फल क्या ना लगसी मगर पूरा साल ही को फल लगता रहता है। अच्छा हाँ पूरा साल ही पूरा साल जो है वो जी फल इसको लगता रहता है। पपीता अब इसके ऊपर ज़रा हम ये भी बात करेंगे कि इसकी जो फार्मिंग है इसमें इन्होंने बताया कि तकरीबन 18 लाख रुपए तक एकड़ जो है वो सालाना आपको आमदनी दे सकता है। कोई भी सराकी व सेब की फसल ऐसी नहीं है जो आपको 18 लाख रुपया एक साल का एक एकड़ जो है वो दे दे। ज़ाहिरी बात है कि इसके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन बात नवीद भाई मेरे ख्याल गाल हुआ है कि जे तक हुकूमती सपोर्ट ना होवे तो आपको लगता है कि इस तरह की फार्मिंग दुनिया के जो लोग फार्मिंग करेंदे तरक्की याफ्ता ममालिक जोड़े हैं कोई भी बंदा कोई बाग लेंदे कोई फसल लेंदे हुकूमत दे जो इदारे हैं वो गाइडलाइनस देंदे वो को सपोर्ट करेंदे ताकि उन्होंने जरा अजनास हैं जी जिनस है उन्होंने वो मुल्क दे विच भी इस्तेमाल थी वे और एक्सपोर्ट भी थी वे तो जे तक हुकूमती इदारे और हुकूमती पॉलिसीज़ इन बारे बेहतर नहीं थी तो लगता है कि कामयाब इन तरह दी चीज़ां थी सकती। हुकूमत दे पॉलिसियां दे बगैर तो कोई चीज़ कामयाब नहीं थी सकती जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ना होवे गवर्नमेंट इन दिलचस्पी गिने साकुआ ते दसे जो भी इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने या साकू पेस्टिसाइड के बारे इन फंगस की जो भी बीमारियां हैं पपीते दियाँ आ तो साकू उन्होंने दसन ये बारे तरक्की कर सकते हैं। ओवरऑल तो इतने मार्केट ही मेरे ख्याल बहावलपुर तो अपने बहु घट है मार्केट सब तो ज्यादा है मार्केट कराची इस्लामाबाद लाहौर इतना चलती पई है। अच्छा जी ये एक बूटा है जी को मेरे ख्याल वायरस इनका क्या मसला है नवीद भाई? ये वायरस कुदरती तौर पर लगता है पौधे को ये कोई कह रहे है या फंगस लग वजे उदा तो है वायरस का इलाज कोई कह वायरस लग वजे वो पौधे को काटते तुम साड़ दो बस। अच्छा ते इंदे पे अगर कहीं पे वायरस लग गया वालों ते फल भी खराब थी फल बिल्कुल अगर लगा खड़े तो फल खराब थी। अच्छा अगर क्या नहीं लगा तो वो वायरस वाले पौधे को फल बिल्कुल क्या नहीं लगता। ठीक है तो ये जी बड़ी अहम चीज़ है कि महकमा ज़राअत के लोगों को इतना ई गल तवज्जो देनी चाहिए कि एक पौधा असा डिटे कि बाग के वायरस ज़दा है क्या ये वायरस पूरे बाग तक फैल सकते। आखिर नबी भी ये दसे सो कि इतों का जरा काश्तकार है इतों जी कॉटन है बाकी फसलें हैं उनके तो कितना मुतमईन है क्या तो आपको लगता है कि वो फार्मिंग बेहतर है ये बेहतर है और कॉटन की जी सूरत हाल है उतों तो ज़्यादा काश्तकार मुतमईन क्या नहीं डाइवर्ट थी पैन। हाँ मुख्तलिफ फसलात हुण जिम्मेदार जरा डाइवर्ट थी पैन इवें के काटन तकरीबन पिछले 3 तो 4 साल तो काटन सारे ई एरिया सही क्या नहीं थी पई ज्यादा लोग मकाई वाले पासे आते पैन या बगात वाले पासे आते पैन। तो अगर यो हाल रही तो क्या फ्यूचर है कॉटन का? कॉटन का फ्यूचर ये कि अगर ये मौसम ते अल्लाह ताला रहमत करे अल्लाह ताला अगर मौसम अच्छा घिनते आवन टेम्परेचर सही होवे तो कपा काटन बेहतरीन थी सकती है। ओवरऑल जी चलता पे मौसमी हालात हैं उनके मुताबिक काटन वास्ते एरिया आंदा ते खत्म थी वैसे कॉटन की एरिया जो रहे वो कुछ ज़्यादा एदा हुण सूटेबल नहीं रह गया मौसम की वजह तो बाकी चीज़ों की वजह तो। बहरहाल असां जी नवीद भाई गाल करेंदे पे हैं बिज के हवाले नाल भी बाकी चीज़ां लेकिन जरा ये पपीता है पपीते की खास तौर पर अगर असां ये फल देखूँ इत्थों दे तो बड़ा शानदार फल है। बाकी चीज़ें हुण असां दी गाल करें मार्केटिंग के हवाले नाल कि इसकी जो मार्केटिंग है वो कितनी अहम है और इसकी कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को भी हमने मदऊ किया है ज़रा उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। नवीद भाई बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा गर्मी दे विच बहावलपुर की गर्मी और बहुत ज़्यादा गर्मी होंदी है। सारा एक दोस्त हैं मनसेरे दे वो आखदे हैं कि यार तुहाडे पासे ना 6 महीने गर्मी पौंदी है और 6 महीने शदीद गर्मी होंदी है ठीक है ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल सारे आखड़ है उन्होंने मौसम जरा है अपने मौसम के मुताबिक तो मुख्तलिफ है। हाँ तो ब्रेक का वक्त हुआ है जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे मुख्तलिफ और इश्यूज़ पर बात करेंगे हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज पपीते की फार्मिंग के हवाले से। हमने जो पहले 2 ब्रेक्स थे उनमें बात की फार्मर्स के साथ कि उनका तजुर्बा क्या है और पपीता कैसे लगता है, कितने उसकी आमदनी है, कितने उसके ऊपर अखराजात हैं, बीमारियां, उनका कंट्रोल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। अभी सबसे जो अहम मरहला होता है कामयाब कारोबार का, कोई भी एक कोई भी कारोबार हो उसका अहम कंपोनेंट होता है उसका मार्केटिंग। उसको फ़रोख्त कैसे करना है। आपने एक चीज़ तैयार कर ली और उसको फिर बेचना कैसे है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के इसी से में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब और राना शहजाद साहब। इनसे हम ज़रा आमिर शहजाद साहब, इनसे ज़रा हम बात करेंगे कि मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या होने चाहिए। हमारे जो काश्तकार हैं और हमारे जो बागबान हैं उनको कितना वेल अवेयर होना होगा, मार्केटिंग के जो नए नए तरीके हैं उनसे मार्केटिंग करनी कैसे है, दरमियान में जो मिडिल मैन का किरदार है वो कितना नुकसानदेह साबित होता है हमारे फार्मर के लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि हमारा सराइकी खित्ते में और हमारे पूरे पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है वो ज़बरदस्त है। हम बागबानी की बात करें या दूसरी फसलात की बात करें, उस हवाले से सबसे पहले मैं स्टार्टअप लेना चाहूँगा पपीते के इस बाग के हवाले से कि बल्कि हम जनरली थोड़ा सा बात करते हैं कि जब भी कोई बंदा अपनी कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है उसके लिए सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग का होता है। हमारे इस खित्ते की नफ्सियात है कि अक्सर लोग अपनी कपास, गंदम, दीगर फसलें, आम के बागात, किन्नू के बागात, दीगर बागात खड़े हुए बेच देते हैं। अभी कच्चा फल होता है तो पूरे का पूरे बाग बेच देते हैं। मार्केटिंग कितना अहम है कि किसी भी आपने चीज़ को प्रॉफिटेबल बनाना है। जो आपका सवाल है वो बड़ा ही अहम है इस हवाले से कि किसान हमेशा डिसअपॉइंट होता है जब भी वो कोई काम करता है, उसके बाद जब उसकी वो फसल जो है उसको प्रॉपर रेट नहीं लगता और वो मिडल मैन ज़्यादा पैसे कमा जाता है या उस किसान के साथ कोई फ्रॉड या धोखा होता है तो वो फिर उस चीज़ से पीछे हट जाता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे ये देख के कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और आपके सामने मौजूद है ये बाग। इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है और इसकी कुछ मार्केटिंग पहले ये लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है उसकी तरफ आते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमें मार्केट है कहाँ पे ये नहीं पता, यानी किसान को ये बताने की ज़रूरत है कि मार्केट है कहाँ पे। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हुकूमती सतह पे, कहीं ना कहीं जो हमारे इदारे हैं जो इस चीज़ को देख सकते हैं कि किसान जो है उनकी जितनी भी फसलें हैं उनकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। तो एक तो ट्रेनिंग्स का जो फार्मर ट्रेनिंग है मार्केटिंग के हवाले से उसका एक फुकदान हमें नज़र आता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि हम शायद इन जो फ्रूट हैं या जितनी भी पैदावार है उसके फ़वाइद क्या क्या हैं, शायद हमारा किसान भी उस तरह से उसको समझ नहीं सकता या उसको समझाया नहीं जा सकता। तो अगर उन फ़वाइद के बारे में हमारी जो कम्युनिटी है उसको बताया जाए कि जी पपीता जो है वो इतना अच्छा फ्रूट है, उसके अंदर कौन से विटामिन मौजूद हैं, वो किस बीमारी का इलाज हो सकता है, ये चीज़ें जो हैं ये भी लोगों को अट्रैक्ट करेंगी कि वो पपीता ख़रीदें। इवन वो बहावलपुर में ख़रीदना शुरू कर देंगे अगर उनको ये पता चल जाएगा। अब जो बात है मार्केटिंग की, उसमें हमें इसको आसान नहीं लेना चाहिए कि जी ये ऐसे ही उठें और फ्रूट गाड़ी में डालें और आप बेचने चले गए लाहौर या कराची। इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपको तो किराया ही बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसमें असल में इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इस सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज इस अंदाज में करना चाहिए कि किसान जो है आजकल की जो मौजूदा दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है उसका भी सहारा लेना शुरू कर दे। अगर यानी हमारे कुछ जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी के, अब हमने यूनिवर्सिटी में ये किया है कि जी हम मार्केटिंग के हवाले से भी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने बल्कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने एक बड़ा कामयाब मॉडल किया है मार्केटिंग के हवाले से, बड़ा शानदार, अपने ना सिर्फ अपने लोगों को सिखाने के लिए बल्कि इस खित्ते के फार्मर्स को भी उन्होंने साथ शामिल किया है। और मैंने आपका सर वो स्ट्रॉबेरी का फील्ड देखा था, आपकी सब्जियां देखी, आपके फूल देखे कि उसको सिर्फ अच्छी मैनेजमेंट से इतना अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सकता है। वो फार्मर्स को आपने उस हवाले से भी मेरे ख्याल में ट्रेनिंग्स दी हैं। जी जी बिल्कुल, उस हवाले से ट्रेनिंग्स दी हैं और उसकी जो खूबसूरती है मैं ये चाहता हूँ कि वो हमारे जो फार्मर हैं वो भी उसी लाइन पे आ जाएं। एक तो इन लोगों के लिए हमने वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है कि वहाँ पे फार्मर्स आएँ और हमारी जो जितने फ्रूट्स हैं उस हवाले से उनकी
उनकी अच्छी प्रोडक्शन के हवाले से उनको ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरा, वहाँ पे उसको हमने रिसर्च सेल भी बनाया। मैं ये समझता हूँ, उसी तरफ मैं आ रहा था कि इसकी मार्केटिंग इस अंदाज में भी हो सकती है, जैसे ये पपीता यूनिवर्सिटी के करीब ही एक बाग है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एक रिसर्च सेल जो है वो आके इनके पास अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवा सकता है। इसको एक रिसर्च यूनिट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा कि हम जो मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स हैं, जैसे हम फेसबुक पे अपना पेज बना लें, अपना व्हाट्सएप पे पेज बना लें, और हम उस मंडी को अट्रैक्ट करें जहाँ पे हम पहले खुद लेके जाते हैं, उस मंडी को हम अट्रैक्ट करें कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हमारा जो फ्रूट है, हमारी जो प्रोडक्शन है उसको देखें और वो अच्छे दामों उसको ख़रीद लें। तो बीच में से मिडल मैन जो है वो निकल जाएगा, या अगर कहीं मिडल मैन है भी तो वो अपना जायज़ प्रॉफिट लेगा। जिस तरह पहले वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, उससे शायद किसान का जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम होगा। तो हम कोशिश करें कि हम जो महकमा ज़राअत है उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लें फार्मर्स के साथ। इसी तरह से हम कोशिश करें कि जो एक्सपोर्ट होती है फ्रूट्स की, हम एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको इन किसानों के साथ डायरेक्ट लिंक कर दें, और उसके लिए एक मेकनिज़म बनाया जा सकता है। यकीनी तौर पे आज के दौर में ऐसा नामुमकिन नहीं है, बल्कि आपका जो टीवी प्रोग्राम है ये ख़ुद से एक अवेयरनेस होगी पपीते के बाग लगाने के हवाले से भी और इसकी मार्केटिंग के हवाले से भी इन फ्यूचर। बिल्कुल ऐसे कि अगर इसको ट्रेनिंग, जैसे डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब ने कहा है कि हम ट्रेनिंग्स भी या इस प्लान करेंगे कि इस खित्ते के लोगों को फराम करें। राना आमिर शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे फार्मर्स जो बहुत अच्छी प्रोडक्शंस ले रहे होते हैं, इस बाग के मालिक से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि 18 लाख तक 1 एकड़ की आमदनी हो सकती है। हमारे बड़े बड़े फार्मर्स के बच्चे दर्जा चहारुम की नौकरी करना पसंद करते हैं, कहीं पर जाकर 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की नौकरी करना पसंद करते हैं, अपने सेटअप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। कि अगर नौजवान, उनका जो पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर वो इस फील्ड में आए और अपने वालिदैन को और सपोर्ट करे, और दूसरा एक चीज़ ये, दूसरा जो डिजिटल मीडिया है वो कितना सपोर्टिव हो सकता है मार्केटिंग में। फर्स्ट वन, आपका सवाल ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जी जो फार्मर है उसके बच्चे दर्जा चारम की नौकरी करते हैं, मगर वो इस तरह का इनिशिएटिव नहीं करते। पहली बात, लाइलमी है हमारे पास, हमारा किसान लाइल्म है। दूसरा, प्रोग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी तक जो ज़राअत कर रहे हैं, हम सिर्फ वही करते हैं जो हमने अपने बाप दादा से सुनी और देखी है। आप अगर देख लें, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना बड़ा फैक्टर है, हमारी यील्ड उससे मुतासर होती है, लेकिन आज भी लोग अपने मंथ्स देख के चीज़ों को सो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, अगर अब हम इस खेत की बात लें तो इसमें जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये भी है कि जिस खत्ते में हम खड़े हैं यहाँ पानी की किल्लत है। हम चोलिस्तान के खित्ते में खड़े इस वक्त ये बात कर रहे हैं, तो जो हमारी बात हुई इन साथियों से, वो ये कहते हैं कि ये बहुत कम पानी लेता है, और उसकी एक निशानी ये है कि सिर्फ इसको नमी चाहिए। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपके पास वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आसान है कैश क्रॉप के मुतरादिफ। अगर आप इस पर शिफ्ट करते हैं तो ये ज़्यादा आसान है। अब नहीं कर रहे होते, सिर्फ लाइल्मी है, इसकी कोई दूसरी बड़ी वजह नहीं है। अब आ जाते हैं मार्केटिंग के हवाले से। तो पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं पपीते की मार्केटिंग की, तो पपीता एक ऐसा फ्रूट नहीं है जो कॉमनली यूज़ किया जाता हो। बहावलपुर में जहाँ ये एक थ्रेट है, वहाँ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप लोगों को अवेयर कर पाते हैं और हम उन्हें बता पाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं या क्या हो सकते हैं, तो डेफिनेटली लोग, क्योंकि जो हमने इसकी कीमत सुनी या जो हमारी दोस्तों से बात हुई, तो इसकी कीमत को बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पीक सीज़न में 100 रुपये से 200 रुपये के दरमियान पर केजी आपको मिलेगा, और ये आपको बहुत सारा बेनिफिट दे रहा होगा। और डेफिनेटली कोई चीज़ कुदरती तौर पे पैदा होती है तो उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे वो कह रहे थे कि आपके पास अभी अगर हम बात कर लें, जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं उनके लिए, इसी तरह बहुत सारे मर्ज़ हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपने कहा कि मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। इनिशियली अगर हम इसको मार्केट करें, जिस स्केल पर ये लगा हुआ है, तो हमें इसे बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पास मौजूद भावलपुर के अंदर जो बड़े स्टोर्स हैं उनके साथ इसे मार्केट किया जा सकता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने खुद इनिशिएटिव लेके अपने डिस्प्लेस बनाए हैं, हम उसके साथ इल्हाक करके डिस्प्ले पे इसको सेल किया जा सकता है। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट वो जो हमारा उस पर कैरेज आना है वो बच जाएगा, उसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा, और आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन आप उससे ले रहे होंगे। तो ये दो बहुत आसान तरीके हैं कि बजाय इसके कि इस प्रोडक्शन को लेकर आप बाहर जाए, तो जहाँ पे उसे कोई पहले इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको इस्तेमाल करने के लिए दें, ताकि आपका बेचना आसान हो जाए और आपकी मार्केट खुद से यहाँ डेवलप हो जाए।
आपकी जो मार्केट है वो खुद से यहाँ डेवलप हो जाए। राना साहब ने बहुत अच्छी एक बात की है कि भावलपुर में पपीते की मार्केट नहीं है, ये एक थ्रेट है, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को आगाही दें ताकि यहाँ पर पपीता जो है वो लोग खाएं, उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर फार्मर्स को जब ट्रेनिंग दी जाए, और ख़ास तौर पर जो इदारे हैं, हॉर्टिकल्चर का इदारा है, एग्री मार्केटिंग का इदारा जो है वो अपना है पंजाब गवर्नमेंट का, ये सब मिलके, और ख़ास तौर पर जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मॉडल है, आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, इस तरीके से अगर काम करें तो आपको लगता है कि इस तरीके की न सिर्फ फार्मिंग बढ़ सकती है, जो काश्तकार है वो मुआशी तौर पर खुशहाल हो सकता है, और पाकिस्तान का जो GDP है उसकी भी बेहतरी हो सकती है। जी अतर, बिल्कुल आपने ठीक बात की। और मैं समझता हूँ कि आजकल का जो दौर है, जो 1 मिनट कुछ सेकंड्स में सारी न्यूज़ पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट हम आज देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखते हुए और फार्मर्स जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं यकीनन। अब उसमें हमें एक किरदार अदा करना होगा। जैसे आपने बात की कि हमारा यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेंटर है, इसी तरह से हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कि वो फार्मर्स को इनवाइट करें और फार्मर्स को बताएं कि ये एक अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है, इसकी फ्रूटिंग के इतने फ़वायद हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी इनकम को बाकी फसलों को काश्त करने की बजाय इस फसल को काश्त करके आप बाकी इनकम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं अपनी इनकम को। तो हम किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, बेशक हमारे बहुत डीप रूरल एरियाज़ के हैं, उनको हम यहाँ पे भावलपुर में ला के या इवन उनके पास जाके गैदरिंग करके इस किस्म की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, हमारी कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं, वो भी अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं, और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के इदारे तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है, और ये खुशाइंद बात है कि यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है जहाँ पे फ्रूटिंग हुई है, और इसकी कहीं ना कहीं मार्केटिंग उन्होंने पहले की। बेशक उन्हें मज़ीद अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को मज़ीद स्प्रेड करने की ज़रूरत है, उस पर भी एक मुस्बत जो है वो असर पड़े। आज हमने बात की प्रोग्राम में पपीते के हवाले से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राना आमिर शहजाद साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब का, और आज के हमारे जो फार्मर्स थे हमारे, उनको हमने इस गर्मी में जो है वो तकलीफ़ दी। राय असद रसूल साहब, राय आसिफ नवीद साहब, नवीद आसिफ साहब, वो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। पपीते का ये तजर्बा इंतहाई कामयाब हुआ है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बड़ा पोटेंशियल है। बहावलपुर में पपीते की फार्मिंग और कामयाब फार्मिंग यकीनन ये एक हैरान कुन है, और वो भी अगर आप 1 एकड़ से 18 लाख रुपए तक की आमदनी हासिल कर रहे हों, तो इससे ज़्यादा अच्छी बागबानी, अच्छी एग्रीकल्चर मैं समझता हूँ कि शायद मुमकिन हो सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।